हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 2026 का सेट 2। इसमें आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन डी एंड ई। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का 32। फाइंड कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच फर्टिलाइजर ए, बी एंड सी। ए फर्टिलाइजर बी, फर्टिलाइजर सी, इनका कॉस्ट निकालना है हमें कि पर केजी कितना कॉस्ट ये कर रहे हैं, कितना प्राइस है इनका। ओके, तो हम मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर ए पर केजी कितना है, रुपीज एक्स। प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर बी पर केजी कितना है, रुपीज वाई। प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर सी पर केजी कितना है, रुपीज जेड। ठीक है, देन that the farmer needs to buy such that 1 kg each of fertilizer A and C added to 2 kg of B costs him 400 rupees. 1 kg each of A and C. A का अगर हमने 1 kg खरीदा है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, x रुपीज। ठीक है, सी भी हमने कितना खरीदा है, 1 रुपीज खरीदा है, तो वो हमें देना पड़ेगा z रुपीज। 2 kg ऑफ बी यानी कि 2y हो गया कॉस्ट, क्योंकि 1 kg का y रुपीज है तो 2 kg का 2y हो गया। और ये सब मिलाकर उसे कितने का पड़ रहा है, 400 रुपए का पड़ रहा है। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 400। नेक्स्ट, ऑल्सो cost of each kg of fertilizer B and C added together. Cost of each kg of fertilizer B and C. What is the cost of fertilizer B? Y. What is the cost of fertilizer C? Z. तो क्या बोला है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, added together is equals to the cost of 1 kg of fertilizer A. What is the cost of 1 kg of fertilizer A? X. तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट, हाउएवर कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ फर्टिलाइजर बी के 3 kg यानी 3y एडेड टू 200, इसमें हमने क्या जोड़ा, 200 जोड़ा, इज सेम एज मतलब इज इक्वल्स टू cost of 1 kg of fertilizer A and C. What is the cost of 1 kg of fertilizer A? X. What is the cost of 1 kg of fertilizer C? Z. ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, x प्लस z माइनस 3y इज इक्वल्स टू 200। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। हमारे पास 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशंस हैं। ओके, हमें बोला है यूज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो इन इक्वेशन से, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मैट्रिक्स पर कैसे जाएंगे, तो हमारी एक बनेगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। तो बताओ क्या बनेगी, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1, वाई का कोएफिशिएंट 2, जेड का कोएफिशिएंट 1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट -1, y का कोएफिशिएंट 1, z का कोएफिशिएंट 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -3, z का कोएफिशिएंट 1। ठीक है, एक हमारा बनेगा वेरिएबल्स का कॉलम वेक्टर x y z। ये कॉलम उसी पैटर्न में बनेगा जिस पैटर्न में आपने ये यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखे हैं। ठीक है, और b हमारा बन जाएगा कॉन्स्टेंट्स का 400, 0, 200। तो हमारे पास क्या सिस्टम बन गया, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, अगर a इनवर्टिबल हुआ तो। ठीक है, a इनवर्टिबल है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट से चेक करेंगे। डिटर्मिनेंट निकालते हैं a का। ओके, मैं एक्सपेंड कर रही हूं बाय कॉलम 3। ठीक है, सो 1 इंटू 3 माइनस 1 यानी कि 2, माइनस 1 इंटू
-3 -2 यानी -5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, राइट, 3। तो आ गया हमारे पास 2 + 5 + 3 दैट इज 10। क्लियर है, डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। हमने क्या देखा कि ये नॉन जीरो है, इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है का क्या मतलब है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। अगर आप मेट्रिसेस से जाना चाहें तो आप कैसे निकाल सकते हैं, रो ऑपरेशन लगा कर निकाल सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। दूसरा तरीका है कि आप कैसे निकाल सकते हैं, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस मेथड से भी आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इस मेथड से ही ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए डिटर्मिनेंट चाहिए, वो मैंने निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा बताओ। 1 के कोरस्पॉन्डिंग इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया, जो बचा हुआ है उसका डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या लिखते हैं, को फैक्टर्स लिखते हैं एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज करते हैं। ओके, सो 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने इसका रो छोड़ दिया, इसका कॉलम छोड़ दिया, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर साइन देखेंगे। सो 1 + 3, राइट, 1 + 3 इज 4। देन 2 के कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो -1 - 1 यानी -2, और यहाँ पर साइन क्या होता है माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। देन 1 के कोरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे तो यह आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। क्लियर है यहाँ तक, और इसका हमें करना है ट्रांसपोज। ओके, -1 के कोरस्पॉन्डिंग देखिएगा 2 -3 यानी 2 + 3 5 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो -5 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी रो छोड़ दी, तो 1 - 1 तो 0 हो गया। नेक्स्ट इसकी कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे, इसका रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, तो -3 - 2 यानी -5, साइन चेंज हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 2 - 1 तो 1 हो गया। -3 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो 1 + 1 यानी 2, और यहाँ पर साइन चेंज होगा तो -2। अब इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 2 -5 0 5 1 -2। यह आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और x कैसे निकलेगा, ए इनवर्स को हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो अब ये जो है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये कैलकुलेट करते हैं। सो 4 - 5 1 इंटू 400 0 200 लिख लेते हैं एक बार। किससे मल्टीप्लाई करना है, 400 0 200। तो देखिए 4 4 1600 हो जाएगा, 1600 और ये 2 1800 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1800। क्लियर है। नेक्स्ट 2 × 4 800 हो गया, -400 यानी 400 हो गया। नेक्स्ट 800 + 600 सो 1400 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि एक कांस्टेंट है, तो पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1/10 जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा, 180 40 एंड 140। मतलब कि हमारे पास क्या आ गया कि प्राइस कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर ए पर केजी कितना है, ₹180। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर बी पर केजी कितना है, ₹40। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर सी पर केजी कितना है, ₹140। ठीक है,
क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेक्टर से, 3D ज्योमेट्री से। इसमें क्या दिया है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0,2,3 ऑन द लाइन -x-3 बाय -5, 1 - y by -2, 3z + 12 by 9 and hence find the length of the perpendicular। तो हमें लाइन दी है किस फॉर्म में, इक्वेशन दी है कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, हमें इसको स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ऊपर इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा x + 3/5। देन इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा y - 1/2। इसमें से हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा तो z + 4/। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें, हमें एक पॉइंट दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 0,2,3। ठीक है, और हमें एक लाइन दी है, उसकी इक्वेशन हमें दी है -x - 3 अपॉन, स्टैंडर्ड वाली ही लिखते हैं। ठीक है, x + 3/5 इसके बराबर है y - 1/2 इज इक्वल टू z + 4/3। ठीक है, इसको अगर हम k के इक्वल रख दें और वहां से x y z की वैल्यू निकालें, तो इस लाइन पर लाई करने वाले आर्बिट्रेरी पॉइंट की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस लाइन पर लाई करने वाले आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर हम, क्योंकि ये सारी रेशियोज बराबर हैं, किसी कांस्टेंट के बराबर रख के हम यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप x की वैल्यू कुछ रखोगे, मान लीजिए आपके पास एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, इस लाइन पर लाई कर रहा है मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये क्या बन जाएगी, एक रेशो बन जाएगी, नंबर्स की रेशो बन जाएगी जो कि एक कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और ये सारी रेशोस बराबर आएंगी तो हमने इसलिए इसको कांस्टेंट के बराबर रख, कांस्टेंट के बराबर, अच्छा, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग कांस्टेंट आएगा, ये बात क्लियर है। तो कांस्टेंट जैसे जैसे चेंज होता रहेगा पॉइंट चेंज होता रहेगा, इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि इसको कांस्टेंट के इक्वल रख के हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इस लाइन पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, जब x + 3/5 को k के बराबर रखेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, 5k - 3। जब y - 1/2 को k के बराबर रखेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 2k + 1। जब z + 4/3 को k के बराबर रखेंगे तो z हमारे पास आ जाएगा 3k - 4। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट जो इस लाइन पर लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इससे जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस लाइन पर, ये जहां पर मीट करेगी इस लाइन को, वो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, वो पॉइंट भी तो इसी लाइन पर लाई कर रहा है, राइट। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे दिखेंगे, वो भी ऐसे ही दिखेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखेंगे, 5k - 3 कॉमा 2k + 1 कॉमा 3k - 4। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि ये जो लाइन है हमारी वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर मैं इनकी जो वेक्टर्स जिनके वेक्टर से पैरेलल है, जिस वेक्टर के पैरेलल है ये, या फिर हम बोल सकते हैं अगर मैं इनकी डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूँ दोनों लाइंस की, तो हमें क्या पता है, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज बता सकते हो, या फिर बता सकते हो कि ये किस वेक्टर के पैरेलल है, हाँ बता सकते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा, इस वेक्टर के पैरेलल है 5i कैप + 2j कैप + 3k कैप के पैरेलल है। अगर मुझे बताना है कि ये वाली लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, कैसे निकालूंगी, मुझे पता है ये पॉइंट भी इस लाइन पर लाई कर रहा है और ये पॉइंट भी इस पॉइंट पर इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो एक पॉइंट में से, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा वो वेक्टर जिसके ये पैरेलल है।
ठीक है, तो 5k-3 - 0, तो क्या आ जाएगा 5k-3 देन 2k+1 - 2 यानी कि 2k-1 j प्लस 3k-4 - 3 यानी 3k-7 ये किसके हैं, इसके हैं, और ये किसका है, इसका है, और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 5 × 5k-3 प्लस 2 × 2k-1 प्लस 3 × 3k-7। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 25k-15 प्लस 4k-2 प्लस 9k-21, इसके बराबर है, 0 के बराबर है। 25, 25 और 4 29, 29 और 9 हो गया 38। ठीक है, उसके बाद 15, 15 और 17, 17 और 21 कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 38। तो यहाँ से 38k किसके बराबर आ गया, 38 के बराबर आ गया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। k की वैल्यू आते ही क्या मैं ये जो पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर बन रही हैं ये दोनों लाइनें, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकती हूँ जी, बिल्कुल। क्या करना है, ये k की वैल्यू आप इस पॉइंट में रख दीजिए, तो क्या आएगा पॉइंट, 5k-3 में आप k=1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 - 3 यानी कि 2। ठीक है, देन 2k+1 में k=1 रखेंगे तो 2+1 यानी कि 2+1 नहीं है ना, 2+1 ही है। अच्छा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब 3k-4 में आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, पॉइंट आ गया। ठीक है, हमें क्या बोला था, एक तो आपको निकालना है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर हुआ उसका फुट, यही तो है, यही तो पॉइंट है, ये 2, 3, -1 आ गया। ठीक है, हमने ये चीज तो निकाल ली। आगे सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर बना है उसकी लेंथ भी निकालिए। तो जब हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा, अंडर द रूट 2 - 0 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 3 - 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस -1 - 3 का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 और 1 21, तो अंडर रूट 21 हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर की। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद लिखा हेंस, उसी की हेल्प से आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, इसलिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर, पहली लाइन है हमारी, ये हम मान लेते हैं L1 है और ये हम मान लेते हैं L2 है। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें दिया है, कितना दिया है, 3√2 यूनिट्स हमें दिया है। हमें निकालना है p की वैल्यू क्या होगी, p कहाँ है, ये रहा p। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या ये दो लाइंस पैरेलल हैं आपस में, नहीं है, क्योंकि L1 जिस वेक्टर के पैरेलल है और L2 जिस वेक्टर के पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा हो गया स्क्यू लाइंस हो गई। स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, और डिवाइड करते हैं हम B1 वेक्टर
क्रॉस B2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसका पॉजिटिव हमारा क्या आ जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाता है बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2। ठीक है, अब B1 क्या है, B2 क्या है, A2 क्या है, A1 क्या है, तो ये हमें वेक्टर फॉर्म में दिया है। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो वेक्टर है लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, इस वेक्टर के ये लाइन क्या है, पैरेलल है। यही हमारा L1 के कोरस्पॉन्डिंग जो है हम उसको मान लेते हैं B1 वेक्टर। ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, B2। ये जो वेक्टर है ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से ये लाइन पास होके जा रही है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं A1 वेक्टर और इसको हम मान लेते हैं A2 वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। B1 वेक्टर क्या है, 1 -1 1 2 1 2। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, B1 क्रॉस B2, तो यह आ जाएगा हमारे पास आई कैप इंटू -2 -1 यानी माइनस का 3 माइनस जे कैप इंटू 2 -2 यानी 0 प्लस के कैप इंटू 1 + 2 यानी 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, -3 आई कैप और +3 के कैप। क्लियर है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो जाएगा √18 यानी कि हमारे पास आ गया 3 रूट। ठीक है, देन हमें और क्या चाहिए, अच्छा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ। B1 क्रॉस B2 हमारे पास क्या है, -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालिए, तो P -1 आई कैप, P -1 आई कैप प्लस -1 -2 जे कैप प्लस -1 -1 के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए, आई कैप तो ये हो जाएगा -3 इंटू P -1, जे कैप का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, देन +3 इंटू -2। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये आ गया हमारे पास -3P +3 -6 यानी कि -3P -3 हमारे पास आ गया, -3P -3। ठीक है, ये सारी जो चीजें हमने निकाली है वो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में रखते हैं। सो ये हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, -3P -3 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर हमारे पास आ गया 3 √2। इसका पॉजिटिव किसके बराबर है, मॉड किसके बराबर है, 3/√2 के बराबर है। तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3P -3/3√2 किसके बराबर है, +-3√2 के बराबर। ठीक है, इस साइड से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 -P -1/3√2 इज इक्वल्स टू +-3/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है डिनोमिनेटर में, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया कि -P -1 इज इक्वल्स टू +-3। तो एक बार +3 और एक बार -3 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, एक केस आ गया -P -1 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, दूसरा केस आ गया -P -1 हमारा -3 के बराबर है। इस केस में आ गया -P हमारा किसके बराबर आ गया, 3 + 1 यानी 4 यानी P किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर आ गया। इस केस में हमारा आ गया -P किसके बराबर क्या, -3 + 1 यानी -2, तो P किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो P की क्या क्या अब पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो 2 है और दूसरी -4 हो सकती है।
ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 8 से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, ठीक है। स्केच द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय दिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय इट यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कर्व क्या है। हमें क्या दिया है, 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 140। तो पूरी इक्वेशन को हम 144 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो क्या है ये, किसकी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, जिसका सेंटर कहाँ है? सेंटर है 0 0 पर। मेजर एक्सिस अगर हम ए की बात करें तो वो हमारा 4 है, और बी की बात करें तो वो हमारा 3 है। इसकी मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है। एलिप्स कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, अच्छा, बनाते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3। तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला जो है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इसका निकाल लें, उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि सेम ही एरिया कवर करेंगे हम चारों। ठीक है, तो हम सिर्फ ये वाला कैलकुलेट करते हैं, और इसमें हम कैसे स्ट्रिप बना रहे हैं, हम इसमें ऐसे स्ट्रिप बना रहे हैं। ठीक है, मतलब वर्टिकल स्ट्रिप्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने एक्स एक्सिस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ पर dx आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा? 0 से शुरू होंगे हम, और ये मेजर एक्सिस है, तो ये पॉइंट क्या कितना होगा? 4,0 होगा। वर्टेक्स यही बनेगी। तो हम 0 से 4 तक जाएंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन में आएगा 0 से 4 तक हमें जाना है। dx, क्योंकि हमने वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाई है। अब y की वैल्यू आप यहां से निकालिए, y की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां से आ गया कि y² किसके बराबर है? 1 - x² बाय 16 के बराबर है, y²बाय 9। ठीक है, तो यहाँ से y² किसके बराबर आ गया? 9 टाइम्स 1 - x² बाय 16। ठीक है, 16 एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा y² किसके बराबर आ गया? 9/16, 16 - x²। तो y किसके बराबर आ गया? स्क्वायर रूट, यानी कि हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम हमेशा एरिया जो होता है वो पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे। और ये जो हमारी ब्रांच है ये भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली ब्रांच है, वाई यहाँ पर पॉजिटिव रह रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 3/4 स्क्वायर रूट किया है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 16 - x²। ठीक है, तो ये हमने स्पेशल इंटीग्रेशन जो होते हैं उनमें पढ़ा था। किस टाइप का हो गया? अंडर द रूट a² - x² टाइप का हमारे पास आ गया है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x/2, ठीक है, a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। हमारे पास क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, तो क्या आएगा? ओके, तो 3/4 तो बाहर है, उसको बाहर ही रखते हैं। यहाँ पर a क्या है? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? 4 है। ठीक है, x/2 इंटू 16 - x² प्लस a²/2 यानी 16/2 साइन इनवर्स x/a यानी 4। ठीक है, लिमिट हमें कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4 तक लगानी है। 3/4 बाहर ही रखते हैं। लिमिट लगाइए, पहले 4 रखिए, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 अंडर द रूट 16 - 16, क्या हो गया? 0 हो गया, प्लस 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1। ठीक है,
माइनस, जब जीरो रखेंगे तो x की जगह जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो ही हो जाएगी। 16/2 यानी कि 8 साइन इनवर्स जीरो। ठीक है, 16 - 16 किया तो ये भी टर्म पूरी जीरो हो गई। यहां से हमारे पास आया 3/4, हमारा बाहर चल रहा है अभी भी। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? π/2। साइन 1 वैल्यू कहाँ लेता है? π/2 पर लेता है, राइट। तो ये आ गया 8 इंटू π/2 माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स जीरो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि साइन जीरो वैल्यू कहाँ लेता है? जीरो पर लेता है, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4 पाई इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल आ गया, मतलब हमारे पास आ गया 3 पाई। ये किसका एरिया निकाला? हमने सिर्फ अभी इस रीजन का एरिया निकाला है, ये हमारे पास 3 पाई आया है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स करना पड़ेगा पूरा एरिया एनक्लोज निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 × 3 पाई हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 पाई यूनिट स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। करेक्ट है, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? हमें ये प्रूव करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें एक दिक्कत ये थी कि हमारे पास लोग के साथ ब्रैकेट लगा के नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन जब आप इसको प्रूव करना चाहेंगे तो आप प्रूव कर ही नहीं पाएंगे बिना ब्रैकेट के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, हमें दिया है कि y√x² + 1 इज इक्वल्स टू log √x² + 1 माइनस x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो y एज इट इज √x² + 1 का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर कम करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x² + 1। चेन रूल के हिसाब से अब x² + 1 का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 2x, और 1 का 0 हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्लस अब हम √x² + 1 एज इट इज रखेंगे, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y' dy/dx, राइट। अब लोग √x² + 1 माइनस x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√x² + 1 माइनस x। एंड देन हमें इसका भी करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा। लोग के अंदर जो आया आर्ग्यूमेंट है उसका भी हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/2 √x² + 1, उसमें x² + 1 का दोबारा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, माइनस x का क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या आ गया है? xy √x² + 1 प्लस x² + 1 y' इसके बराबर है। यहाँ पर ऊपर जो है हमारा न्यूमरेटर है उसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? √x² + 1 x माइनस √x² + 1 बाय हमारे पास है x² + 1 माइनस x। ठीक है, अगर आप ये और ये ऑब्जर्व करें तो इनमें क्या है? सिर्फ माइनस का अंतर है, तो ये और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आया? xy/√x² + 1 प्लस √x² + 1 y' इसके बराबर है -1/√x² + 1। अब हम थ्रू आउट पूरी इक्वेशन में √x² + 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? xy प्लस x² + 1 × y' इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या आ गया? x² + 1 y' प्लस xy + 1 = 0 एंड हेंस
क्लियर है, समझ आया? ओके, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट बी। उसमें क्या दिया हमें, फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ एक्स कोट एक्स रेज टू पावर कोट एक्स प्लस 2x² माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस एक्स प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम करेंगे। पहले हम एक्स रेज टू पावर कोट एक्स वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि ऐड कर सकते हैं, इसका निकाल के ऐड कर देंगे तो इस पूरे फंक्शन का आ जाएगा। तो यू हमने लिया एक्स रेज टू पावर कोट एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हमें पावर में दिया हुआ होता है तो हमने क्या पढ़ा था, एक लॉग फंक्शन है वो हमारे काम में आता है, क्योंकि लॉग फंक्शन इसको किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, और फिर हम वहां पर प्रोडक्ट रूल लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोग लगा देंगे दोनों तरफ, तो लोग यू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स, सॉरी, लोग एक्स रेज टू पावर 4x। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लोग यू इज इक्वल्स टू कोट एक्स लोग। ठीक है, यहां तक बात। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, यू डैश हम लिख सकते हैं या डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, देन इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले कोट एक्स एज इट इज रखते हैं, लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, प्लस लोग एक्स एज इट इज रखते हैं, कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, तो u डैश क्या आ जाएगा, u इंटू यू की वैल्यू क्या है, x रेज टू पावर कोट इंटू कोट एक्स बाय एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू लोग, ये आ गया हमारा डी यू अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब हम b लेकर चलते हैं, b हमारा है 2x² माइनस 3 अपॉन 2x² माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर क्या लगेगा भाई, यहाँ पर क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। तो dv अपॉन dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। नीचे वाला एज इट इज रखना है ऊपर, 2x² माइनस एक्स प्लस 2 एज इट इज रखेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, तो कीजिए ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 2x² तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और माइनस 3 का 0 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज रखना है अब, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 4x-1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आगे, 4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ माइनस 4x² प्लस 4×2=8x। ठीक है, यहां से हमारे पास आ जाएगा माइनस 8x³ माइनस माइनस प्लस 2x³ माइनस माइनस प्लस 3×4=12, 12x माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है इसका स्क्वायर। ठीक है, सो 8x³ से 8x³ कैंसिल हो गया। ये मैंने सही लिखा है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा ना, हम्म हम्म, ठीक है, तो -4x² है प्लस 2x² है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x² आ गया। 8x है प्लस 12x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 20x हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बाय में 2x² माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गया हमारा dv अपॉन dx। तो इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx प्लस du अपॉन dx। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट हमारा है सेक्शन ई। सेक्शन ई पे सबसे पहले हमारी केस स्टडी 1 है, उसको डिस्कस करते हैं। इन्होंने बोला कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन, 3 तरह की वैक्सीन वैक्सीन है हमारे पास, A1, A2, A3 अवेलेबल इन द मार्केट टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम स्प्रेड ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन। जैसे कोरोना में आई थी 3 वैक्सीन, मान लो कोविशील्ड है, क्या थी, स्पुतनिक है, और
कोवैक्सीन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड इट वाज फाउंड दैट 25% ऑफ द पॉपुलेशन को क्या कौन सी वैक्सीन दी गई है, A1 वैक्सीन दी गई है। सो कोई भी पर्सन A1 वैक्सीन कोई भी पर्सन हमने चूज किया, उसने A1 वैक्सीन ली होगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, 25/100 यानी कि 1/4। क्या है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है। देन 35% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज गिवन वैक्सीन A2, 35/100 यानी कि कितना हो गया, 5 7 और 5 20, ठीक है। देन हमें बोला है कि 40% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज गिवन वैक्सीन 3, तो वैक्सीन 3 लगवाने के कितने चांसेस हैं, कि 40/100 यानी कि 2/5, राइट। ये क्या है कि हमने कोई भी रैंडम पर्सन चूज किया, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने A1 वैक्सीन लगवाई हो 1/4, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसने A2 वैक्सीन लगवाई हो 7/20, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसने A3 वैक्सीन लगवाई हो 2/5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। द सर्वे ऑल्सो स्टेटेड दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट वैक्सीन A1 एंड A2 एंड A3 वुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि A1 लगवाने से इंसान प्रोटेक्टेड हो गया होगा इन्फेक्शन के अगेंस्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है, 60%। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि A2 लगवाया इंसान ने और वो सुरक्षित हो गया, उसे इन्फेक्शन नहीं होगा, कितनी है, 55%। और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने A3 लगवाया और वो प्रोटेक्टेड हो गया है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसका प्रोटेक्शन हो जाएगा, क्या चांसेस है, 50% चांसेस है, ठीक है। अब इस अबव इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन टेकिंग वैक्सीन A2 विल गेट इन्फेक्टेड। पर्सन ने कौन सी वैक्सीन ली है, A2 ली है, और A2 लेने के बाद वो इन्फेक्टेड हो जाए, मतलब उसे इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो A2 लेने के बाद प्रोटेक्ट होने के कितने चांसेस थे, 55/100 चांसेस, ठीक है। तो प्रोटेक्ट ना होने के, यानी प्रोटेक्ट नहीं होगा तभी तो इन्फेक्शन होगा ना, तो इन्फेक्शन होने के कितने चांसेस हो जाएंगे, 100 माइनस 55/100, कितना हो गया, 45/100 चांसेस है वैक्सीन A2 लेने के बाद उसे इन्फेक्शन हो जाए, उसके कितने चांसेस हैं, 45/100, यानी कि हमारे पास आ गया 9/20। क्लियर है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ अ पर्सन इज चोजन रैंडमली, रैंडमली हमने कोई भी पर्सन चूज किया है पॉपुलेशन में से, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ही और शी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्शन, ठीक है, कि वो प्रोटेक्टेड है इन्फेक्शन से, क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो, रैंडमली चूज किया है, उसने A1 वैक्सीन भी ली हो सकती है, उसने A2 वैक्सीन भी ली हो सकती है, उसने A3 वैक्सीन भी ली हो सकती है। तो क्या हो सकता है कि उसने A1 वैक्सीन ली हो और A1 वैक्सीन लेने के बाद वो प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड को किससे लिखें, नॉट इन्फेक्शन से एन से लिखते हैं, ठीक है, नॉट इन्फेक्टेड, ठीक है। प्लस उसने A2 वैक्सीन ली हो और वो नॉट इन्फेक्टेड हो, ये भी प्रोटेक्टेड में काउंट होगा। प्लस उसने A3 वैक्सीन ली हो और वो नॉट इन्फेक्टेड हो, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसने A1 वैक्सीन ली हो, 1/4, ठीक है। और A1 लेने के बाद वो प्रोटेक्टेड हो, उसे इन्फेक्शन ना हुआ हो, उसकी क्या चांसेस है, 60/100, यानी कि ये। प्लस A2 लेने के क्या चांसेस है, 7/20, और A2 लेने के बाद वो इन्फेक्टेड ना हुआ हो, उसके चांसेस है 55/100, प्लस A3 लेने के कितने चांसेस है, 2/5, इंटू A3 लेने के बाद उसके पास वो इन्फेक्टेड ना हुआ हो, यानी वो प्रोटेक्टेड हो, उसके कितने चांसेस है, 50/100, ठीक है। तो वो सिनेरियोज जिनमें वो प्रोटेक्टेड हो सकता है, वो हमने सारे इकट्ठे किए, उनका सम किया। वो सिनेरियोज कैसे निकले कि उसने A1 ली होगी तो कितने में कितना चांसेस है कि वो प्रोटेक्टेड हो, उसने A2 ली होगी तो कितना चांसेस है कि वो प्रोटेक्टेड हो, A3 ली है तो कितने चांसेस हैं कि वो प्रोटेक्टेड हो, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली 2 तिया 6, 2 पंजे 10 यानी 3/20 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5 11 5 20 यानी कि 77/400 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 400। 20 हो जाएगा 60 प्लस 77 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 80, राइट। तो हो गया ये 7, 8 और 7 15, 15 और 6 हो गया 21/400। ये हमारे पास आ गया प्रोटेक्टेड होने के चांसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। द पर्सन वॉज गिवन वैक्सीन A1। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस पर्सन को वैक्सीन A1 दी गई होगी। गिवन दैट क्या दिया गया है कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है। हमें क्या पता कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे वैक्सीन A1 दी गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वो पर्सन इन्फेक्टेड है, उसके कितने चांसेस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि प्रोटेक्टेड होने के कितने चांसेस थे, तो इन्फेक्टेड होने के क्या चांसेस हैं। हो सकता है उसको A1 लगी हो और वो इन्फेक्टेड हो गया हो। ठीक है, हो सकता है उसे A2 लगी हो और वो इन्फेक्टेड हो गया हो सकता है उसे A3 लगी हो और वो इन्फेक्टेड हो गया हो। ठीक है, अब A1 के कितने चांसेस थे, A1 के कितने चांसेस थे, 1/4। A1 के 1/4, A2 7/20 और ये 2/5। A1 के चांसेस थे 1/4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 दी गई हो और वो पर्सन इन्फेक्ट हो जाए। हमें क्या दिया था कि A1 दी गई हो और वो पर्सन प्रोटेक्टेड होगा, इसके कितने चांसेस थे, 60% चांसेस थे। तो A1 दी गई हो और वो पर्सन इन्फेक्ट हो जाए, इसके कितने चांसेस हो जाएंगे, 40% चांसेस हो जाएंगे, यानी 40/100 प्लस प्रोबेबिलिटी की A2 दिया गया हो कितना, 7/20 आई गेस। दोबारा चेक करेंगे एक बार। अच्छा, A2 दी जाए और वो पर्सन प्रोटेक्ट हो जाए, इसके क्या चांसेस थे, 55%। तो वो इन्फेक्ट हो जाए, उसके क्या चांसेस होंगे, 100 माइनस 55 यानी 45/100। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी कि उसको A3 दी गई हो और A3 देने के क्या चांसेस थे, A3 देने के चांसेस थे 2/5। तो ये हो गया 2/5 और A3 देने के बाद वो इन्फेक्ट हो जाए, इसके कितने हो जाएंगे, 50% चांसेस थे, यानी कि 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के इन्फेक्टेड होने के जो चांसेस हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 10, 1/10 प्लस ये आ जाएगा 9/20 यानी कि 9 7 63 61/400। ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम आ गया 400, ये आ गया 40 प्लस 63 प्लस 80। ठीक है, 80 और 40 हो गया हमारे पास 120, 120 और 63 हो गया 183/400। ये आप कैसे निकाल सकते थे, ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो, इस वाले पार्ट में हमने क्या निकाला कि प्रोबेबिलिटी कि वो पर्सन प्रोटेक्टेड हो जाए वो कितनी थी, 217/400। तो वो पर्सन इन्फेक्टेड हो जाए उसकी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 217/400। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन होना मतलब नॉट प्रोटेक्टेड होना। ठीक है, तो यहां से भी आप ये निकाल सकते थे। अच्छा, ये निकाला क्यों है हमने, क्योंकि हमें निकालना है द पर्सन वाज गिवन प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज गिवन वैक्सीन A1, प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज गिवन वैक्सीन A1 एंड गिवन दैट इट इज इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कि उसको A इंटरसेक्शन इन्फेक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड कितनी है हमारे पास, 183/400, 183/400। और प्रोबेबिलिटी सच दैट ए भी इंजेक्ट की गई हो और उसको इन्फेक्टेड भी हो, क्या चांसेस है, ए नहीं है, A1 है। A1 इंजेक्ट की गई हो और वो इन्फेक्टेड हो, क्या चांसेस है, 40% चांसेस है।
राइट, ये वाले। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ I बाय A1। ठीक है, ये ऐसे आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ I बाय A1 निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ I इंटरसेक्शन A1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। तो A1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन I। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या थी, 1/4 इंटू ये थी हमारे पास 40/100। ठीक है, यानी कि ये था हमारे पास 1/10 बाई 183/400। ये आ गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास 40/183। क्लियर है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है, अ पर्सन वाज गिवन वैक्सीन 3, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको A3 दी गई होगी। एंड हमें बोला है कि रैंडमली चूजन पर्सन वाज नॉट इन्फेक्टेड। नॉट इन्फेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड था। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी सच दैट उसको A3 दी गई होगी और जो पर्सन हमने चूज किया है वो क्या है, नॉट इन्फेक्टेड है, यानी या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन N अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ N, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्रोटेक्टेड, सॉरी नॉट इन्फेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन्फेक्टेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन्फेक्टेड हमने निकाली थी पिछले पार्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन्फेक्टेड हमारे पास कितनी आई थी, 217/400। तो ये वाली निकालने की तो जरूरत है नहीं, ये वाली निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इनटू प्रोबेबिलिटी सच दैट वो नॉट इन्फेक्टेड हो, उसको A3 दी गई हो। तो ये आई हमारे पास 217/400। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 कितनी थी, 2/5, 2/5, और ये थी हमारे पास 1/2, 217/400। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5 दूनी 10, तो ये 40 बच जाएगा नीचे। ओके, तो 40 ऊपर जाएगा, 80/217, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, समझ आया करना क्या है। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि उसको वैक्सीन A1 दी गई होगी, लेकिन हमें गिवन क्या है कि गिवन दैट जो पर्सन हमने सेलेक्ट किया है वो इन्फेक्टेड है, तो मतलब हमें ये निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ये कैसे निकालेंगे, ये हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारी है केस स्टडी नंबर 2। ये किस पर बेस्ड है, ये हमारी बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। मैक्सिमाइज मिनिमाइज प्रॉब्लम है आई गेस। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कंपनी है प्रोड्यूसेस सिलेंड्रिकल टम्बलर्स, सिलेंडर की शेप में हमारे ग्लासेस बनाती है। ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से क्या है, खुले हुए हैं। ठीक है, ऊपर से खुले हुए हैं। सिंस दे वांट यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में उनको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मतलब एक जैसा सब दिखे। दे फिक्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को फिक्स कर दिया उन्होंने। सरफेस एरिया को उन्होंने फिक्स कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ टम्बलर क्या आएगा बताओ। टम्बलर में क्या क्या है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया है और बेस भी है, सिर्फ टॉप ही ओपन है ना। तो इसका सरफेस एरिया हो गया 2πr/h प्लस πr²। ये क्या है, सरफेस एरिया कांस्टेंट है, s के बराबर हमने मान लिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा, s - πr² बाई 2πr, ये आ गया हमारा h। यहां तक क्लियर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें दिया है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ फॉर अ टम्बलर V इज इट्स वॉल्यूम, V क्या है, वॉल्यूम है टम्बलर की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टम्बलर क्या आ जाएगी हमारे पास, πr² h होती है। ठीक है, h मैं कहाँ से लग सकती हूँ, और इसको हमने दिया, इन्होंने दिया है V के बराबर है। ठीक है, h की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, h की जगह पर मैं ये रख सकती हूँ, s - πr² बाई 2πr।
एस यहाँ पर एक कांस्टेंट है क्योंकि इन्होंने बोला कि हमने सरफेस एरिया क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और वो फिक्स जो हम किया है उसको मैंने एस कंसीडर किया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास आर बाय 2 एस माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बी आ गया। ये बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएट कीजिए वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ द बेस। बेस के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और सरफेस एरिया को कांस्टेंट लेके चलना है, मतलब एस को हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो डिफरेंशिएट कीजिए, डीवी अपॉन डी आर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, आर बाई 2 एज इट इज, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका करेंगे तो आ जाएगा -2 पाई आर प्लस एस माइनस पाई आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और आर बाई 2 का आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -पाई आर स्क्वायर प्लस s/2 -पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो -पाई आर स्क्वायर और -पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्या बन जाएगा, ये s/2 -3 पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर है, ये हमारा आ गया डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू r। अच्छा, नेक्स्ट हमें पूछा है, इफ द कंपनी वांट्स टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ ईच टम्बलर, वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हमने डीवी अपॉन डी आर तो निकाल लिया है, क्या आया है, एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2। मैक्सिमाइज कहाँ पर हुआ, ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको जीरो के इक्वल रख के हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो पॉसिबल पॉइंट्स है जहां पर या तो मैक्सिमम लाई कर सकता है या मिनिमम लाई कर सकता है। मैक्सिमम है या मिनिमम, ये कैसे डिसाइड करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा हमारा एस इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओके, तो आर स्क्वायर यहाँ से हमारे पास आ गया एस अपॉन 3 पाई का स्क्वायर रूट आर लिख सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, एस तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो ये आ जाएगा -6 पाई आर बाय 2, -6 पाई आर बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास -3 पाई आर। ठीक है, तो जब हम आर की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट रखेंगे, तो ये लेस देन जीरो होगा, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस बाय 3 पाई पर हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, इसका मतलब एस इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर जब होगा तो हमारा जो वॉल्यूम है टम्बलर की वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब हम एस इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर इसमें रखेंगे, इसमें रखिए, तो ये एच क्या आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर -पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आ गया हमारा आर एच के बराबर। तो जब आर एच के बराबर होगा, रेडियस एंड हाइट दोनों सेम लेंथ के होंगे, तब हमारा जो टम्बलर है उसकी वॉल्यूम जो होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, हमें यही बताना था, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर है, ओके, तो हम इसको मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा एम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना था। अब जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, तो जो वॉल्यूम में क्या आएगी, हाइट भी आएगी, हाइट भी एक वेरिएबल होगा। हाइट को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रेडियस की टर्म में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो कंडीशंस दी है वहां से हमारे पास आया कि हमारा जो सरफेस एरिया वो क्या है, कांस्टेंट है, वहां से हमारे पास आया हाइट पर, हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस आ गया। ठीक है, उसको हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, देन हमने डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इक्वल्स टू जीरो रखा, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, चेक किया कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था वॉल्यूम पे, वॉल्यूम को, तो जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया वो वैल्यू हमने वापस से यहाँ पर रखी एच में, जो एच का हमारे पास फंक्शन आया, तो हमारे पास एच और आर में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया।
ओके, सो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। केस स्टडी 3। A school wants the students of class 12th to do a project on sustainability, keeping the world environment in mind. They select the student participants on the basis of an essay writing competition. 7 students out of 80 are selected for the project and are categorized into two sets. 7 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है 80 में से, और उनको 2 सेट्स में डिवाइड कर दिया गया है। गर्ल्स स्टूडेंट अलग कर दिए हैं, बॉयज स्टूडेंट अलग कर दिए हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी? सेट ए से सेट बी में कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? ठीक है। जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी एलिमेंट हो सकते हैं। यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास? 4 है। कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी है? 3 है। यानी 3 चौक 12 एलिमेंट हो सकते हैं। तो कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं? आप बताओ सबसेट कितने पॉसिबल हैं ए क्रॉस बी के? ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या आ गई है? 12। कितने सबसेट पॉसिबल है? 2 raised to power 12 सबसेट पॉसिबल है। तो कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं सेट ए से सेट बी पर? 2 raised to power 12 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एक रिलेशन आर है, सच दैट आर हमने क्या लिया है? G1 B1 G2 B2 G3 B2 G4 B3 G1 B2 इज आर एन इंजेक्टिव रिलेशन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या बोला है? इंजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले तो फंक्शन चेक करते हैं। फंक्शन की क्या कंडीशन है कि सारे के सारे जो डोमेन है उसके सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर डोमेन हमने लिया है ए, यानी G1 किसी पर मैप होना चाहिए। G1 की इमेज यहाँ पर B1 है। ठीक है। और वो जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, किसी एक के साथ ही वो लिंक होना चाहिए। G2 की इमेज B2 है। ठीक है। G3 की इमेज B2 है। ठीक है। अच्छा, G1 की इमेज ये क्या है? B1, और यहाँ पर G1 की इमेज आ गई B2। मतलब G1 को हमने 2 के साथ एसोसिएट कर दिया, B1 के साथ भी और B2 के साथ भी। क्या ऐसा फंक्शन में पॉसिबल है? फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक की 2 इमेज नहीं हो सकती। तो ये हमारा एक फंक्शन ही नहीं है, एक फंक्शन ही नहीं है। ठीक है। क्लियर है बात? बाकी अगर आप देखना चाहें, इंजेक्टिव के लिए क्या बोलता है? एक एक पर मैप, मतलब G1 जो है वो एक पर ही मैप होगा, G2 भी एक पर ही मैप होगा, G3 भी एक पर ही मैप होगा। 1 1 होगा, 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो कि G2 जो है वो कहाँ जा रहा है? B2 पर जा रहा है। उसके बाद G3 जो है वो भी कहाँ जा रहा है? B2 से रिलेटेड हो रहा है। तो 1 1 कहाँ रह गया? ये ऐसे 1 1 भी नहीं रहा जो रिलेशन है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है। G1 की 2 इमेजेस हैं, B1 के साथ भी एसोसिएटेड है और B2 के साथ भी एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन भी नहीं है, क्योंकि मतलब फंक्शन नहीं है तो इंजेक्शन की बात नहीं करेंगे। वैसे इंजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि G2 जो है उसकी G2 और G3 दोनों की ही सेम इमेज आ रही है B2। दोनों ही B2 के साथ रिलेटेड है, तो ये 1 1 भी नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है? लेट द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। अब जा रहे हैं हम ए टू ए। ए में कितने एलिमेंट्स थे? G1 G2 और G3 G4। ठीक है। such that R is equals to x comma y, x y belongs to A, x and y are students from the same colony in the city। ठीक है। तो इन्होंने रिलेशन डिफाइन करके दिया है कि x और y आपस में रिलेट करेंगे सिर्फ तब ही जब वो सेम कॉलोनी में रह रहे होंगे। ठीक है। सिटी की सेम कॉलोनी से होंगे। ठीक है। तो क्या एक पर्सन, मतलब क्या G1 G1 से रिलेट करेगा?
अब जीवन जीवन से तो रिलेट करेगा ही ना, क्योंकि वो लड़की सेम ही लड़की है, वो उसी कॉलोनी में रह रही है, किसी दूसरी कॉलोनी में तो रह नहीं रही, कि एक बार यहाँ दूसरी बार वहां रह रही है, उसी कॉलोनी में रह रही है। तो जीवन जीवन से रिलेटेड हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इफ G1 और G2 रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, G1 एंड G2 रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, यानी G1 G2 R में जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि G1 एंड G2 दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम कॉलोनी में रिसाइड करते हैं। बोथ स्टूडेंट आर फ्रॉम द सेम सिटी, सेम कॉलोनी ऑफ द सिटी। ठीक है। तो जब मैं G2 G1 कर दूंगी, G1 G2 दोनों ही सेम कॉलोनी से हैं, तो G2 G1 कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो G2 G1 भी आर में चला जाएगा, मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। G1 और G2 दोनों सेम कॉलोनी में रहते हैं, G1 G2 करें तो वो भी जाना चाहिए रिलेशन में, क्योंकि सेम कॉलोनी में रहते हैं, और G2 G1 करें वो भी जाना चाहिए रिलेशन में, क्योंकि G2 और G1 सेम कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है। ओके। तो इफ ये वाली कंडीशन दी थी, उससे हमारे पास ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ट्रांजिटिविटी। सपोज G1 और G2 रिलेशन में जा रहे हैं, रिलेटेड है मतलब एक दूसरे से, और G2 और G3 भी आपस में रिलेटेड है। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कि G1 और G2 आर में जा रहे हैं, इसका मतलब G1 और G2 दोनों सेम कॉलोनी से हैं। G2 और G3 आर में जा रहे हैं, इसका मतलब G2 और G3 भी सेम कॉलोनी से हैं। तो G1 और G2 एक ही कॉलोनी से हैं, G2 और G3 भी एक ही कॉलोनी से हैं, तो ये तीनों एक ही कॉलोनी से तो हुए। रमेश और सोहन भी वहीं रहते हैं, सोहन और मोहन भी वहीं रहते हैं, तो रमेश, सोहन और मोहन तीनों एक ही कॉलोनी से हुए, राइट। तो G1 G3 भी क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि बिकॉज इफ ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, और वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या कह रहा है, वेरीफाई इफ एनी फंक्शन एफ फ्रॉम बी टू ए इज बाइजेक्टिव, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। वेरीफाई कीजिए कि क्या कोई भी फंक्शन फ्रॉम बी टू ए बाइजेक्टिव हो सकता है क्या। बाइजेक्टिव का क्या मतलब है, बाइजेक्टिव का मतलब है कि वो वन वन हो और ऑन टू भी हो, तभी बाइजेक्टिव होगा। ठीक है। तो बी जो है उसमें क्या है हमारे पास, बच्चे बॉयज थे, बॉयज B1 B2 B3, B1 B2 B3, और हमारा जो ए है उसमें हमारे पास है G1 G2 G3 G4। ठीक है। तो क्या मैं यहां से यहां कोई बाइजेक्टिव मैप बना सकती हूँ या नहीं, ये पूछा है। सपोज मुझे क्या चाहिए, वन वन चाहिए, तो B1 को मैंने एसोसिएट कर दिया G1 से, B2 को मैंने कर दिया G2 से, और B3 को कर दिया G3 से, तो एक बच गया। यहाँ पर एक भी नहीं बचना चाहिए, तभी ऑन टू बनेगा, तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। अगर मैं वन वन लेके चल रही हूँ तो वो ऑन टू नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात तो यही है कि क्या बी से ए कोई ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर सकता है क्या, बी से ए क्या कोई ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? देखो, बाकी आपने एक रिजल्ट पढ़ा है क्या, अगर हमें वन वन मैप बनाना है, वन वन मैप बनाना है, तो जो डोमेन है उसकी कार्डिनैलिटी, वन वन मैप बनाना है तो डोमेन की कार्डिनैलिटी रेंज की मतलब को डोमेन की कार्डिनैलिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। और अगर हमें ऑन टू मैप, ये किसके लिए है, वन वन के लिए,
इसी फंक्शन के लिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें हमारी जो डोमेन है वो बी है। अगर ऑन टू फंक्शन बनाना है तो हमारी जो को डोमेन है यानी इसमें ए जो है उसकी कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी से कम होनी चाहिए। ये कब बात कर रहे होते हैं, ये हम बात कर रहे हैं जब ए और बी यानी डोमेन एंड को डोमेन हमारे फाइनाइट कार्डिनैलिटी के हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमें बाइजेक्टिव करना है तो वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा, मतलब दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होंगी, मतलब ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी के बराबर हो जाएगी, यानी बराबर होनी चाहिए बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर बी की कार्डिनैलिटी 3 और ए की कार्डिनैलिटी 4 है, तो इनके बीच में बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये रीजन हो गया। लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि क्यों है ये इनइक्वालिटीज क्यों आई है। ठीक है, वो देखते हैं हम। तो क्या कह रहे हैं, हमें एक वन वन मैप बनानी है फ्रॉम बी टू ए। तो बी के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, ये तो फंक्शन की ही प्रॉपर्टी, हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि ये वन वन भी है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वन वन है, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, दो की सेम इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कि जितने यहाँ डोमेन में एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट हमें यहाँ तो चाहिएंगे ही चाहिएंगे, उससे ज्यादा होंगे तुम्हारा काम बन जाएगा, उतने तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास फंक्शन की क्या कंडीशन है कि हर एक की इमेज होनी चाहिए, और वन वननेस क्या कह रहा है कि दो की सेम इमेज नहीं हो सकती, तो कम भी नहीं हो सकते, इतने तो चाहिए ही वन वन इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जो डोमेन है उसकी कार्डिनैलिटी लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए को डोमेन की कार्डिनैलिटी से। फंक्शन बनाने के लिए एक की क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ये सिनेरियो पॉसिबल है फॉर अ फंक्शन। बट वन वन फंक्शन बनाने के लिए ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, हर एक की एक ही इमेज हो गई, दूसरा उसकी इमेज पर जा नहीं सकता, इसका कोई और एलिमेंट इस पर मैप नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होते ही ये वन वन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आ गया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आएगा, तो डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट हमें को डोमेन में तो चाहिए वन वन फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू में क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या होना चाहिए, बी टू ए हमारा मैप है। अब हम बोल रहे हैं कि ए के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। तो फंक्शन की क्या कंडीशन है कि ये इस पर जा सकता है, ये भी इस पर जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी तो एक होनी ही चाहिए ना, इससे तो एक एलिमेंट बी का एसोसिएट होना ही चाहिए, तभी हम ऑन टू बोलेंगे। मतलब ए के हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बी का एसोसिएट होना ही चाहिए। एक से ज्यादा हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, एक भी ना हो, अगर एक भी नहीं हुआ तो ऑन टू कैसे रहेगा। ऑन टू क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट हैज अ प्री इमेज, तभी हम ऑन टू बोलेंगे, राइट। तो इसके साथ इसका डोमेन का एक एलिमेंट तो एसोसिएट होना ही चाहिए। ठीक है, तो ए में जितने एलिमेंट हैं उतने तो बी में एलिमेंट होने ही चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट होना चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो ए में कम हो सकते हैं बी से, लेस देन इक्वल्स टू बी। क्या बोल रहे हैं हम, ए के एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट बी में होना ही चाहिए, तभी ऑन टू बोलेंगे ना। तो ए में जितने एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट है तो यहाँ पर 3 एलिमेंट होने ही चाहिए, 4 हो गए कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 हो नहीं सकते हैं बेसिकली, क्योंकि 4 हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हमें इसी पर मैप करना पड़ेगा, इन तीनों में से किसी पर मैप करना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली बी में ए की कार्डिनैलिटी के बराबर तो नंबर एलिमेंट तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये किसका केस आ गया, ऑन टू का केस आ गया। तो वन वन में हमारे पास ये आया,
ऑन टू में हमारे पास ये आया, दोनों मिला दें तो बाइजेक्टिव बनाने के लिए वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए कार्डिनैलिटी ऑफ बी के बराबर होनी चाहिए। दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी अगर बराबर है तभी हम एक बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर है ये बात? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।